भाई मेरे 16 से 17 लाख विद्यार्थी में जब तुम्हें आगे जानी है, तुम्हें टॉपर बननी है, तो 16 से 17 लोगों की बच्चों की जो मानसिकता है, जो सोचने का तरीका है, उससे तुम्हारी तो अलग होनी चाहिए ना। अब तुम भी उन्हीं जैसे सोचोगे तो फिर तो भाई उसी जैसे। अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैट्रिक की परीक्षा इस वर्ष आप देने वाले हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन-कौन से चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर को पढ़ लेते हो, तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। और बार-बार कमेंट यही आ रहा है कि मंटू सर जल्दी से बता दीजिए कि वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कौन-कौन से चैप्टर उसमें इम्पोर्टेंट है। उस चैप्टर को बता दीजिए जिससे कि हम लोग उसका रिवीजन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें और एग्जाम में समय काफ़ी कम है। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि कौन-कौन से वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पूरे आपके बुक से, जो कि आपको हर हाल में उसे पढ़ना होगा और किसे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल सकता है ना? तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे अपना कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसके बाद जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा क्वेश्चन जरूर करिएगा। प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, आगे से क्लास नहीं मिल पाएगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं स्टार्ट करूंगा आज की इस क्लास में साइंस सब्जेक्ट से और मैं बताऊंगा कि साइंस में कौन-कौन से वो चैप्टर हैं जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखना मेरे दोस्त, ध्यान देना, जो एक-एक स्टेप मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग नोट कर लेना। अब जो साइंस सब्जेक्ट होता है मेरे दोस्त, इसमें 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में कहने का मतलब हो गया, इसमें एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है मेरे दोस्त बायोलॉजी होता है। केमिस्ट्री यानी कि क्या कहते हैं इसे, आप रसायन विज्ञान होते हैं और इस तीनों में तीनों अलग-अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सबसे पहले आपकी बुक में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यानी कि जो चैप्टर देखने को मिलते हैं वो आपका केमिस्ट्री से मिलते हैं, दूसरा आपका बायोलॉजी से मिलता है और तीसरा आपका जो होता है वो फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को आपके बुक्स में मिलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में कौन-कौन से ऐसा इस सब्जेक्ट में कौन-कौन से चैप्टर है जो कि आपके लिए खास है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप नोट करिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की कि भाई मेरे केमिस्ट्री में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। तो देखो, केमिस्ट्री में जो आपका एक चैप्टर होता है अम्ल, क्षार और लवण, आप लोग अम्ल और क्षार और लवण यदि मेरे दोस्त इसकी रिवीजन कर लेते हो, केवल लवण, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस केवल चैप्टर से आपके एग्जाम में लगभग 12 से 15 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आप इसे इजीली, केवल आप इसे पढ़ लेते हो तो 12 से 15 नंबर आप आसानी से बना सकते हो। और टोटल आपको पता होगा मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में जो है ना, वो साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं रिटेन एग्जाम में, तो 80 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल होती है जो कि स्कूल कॉलेज से मिलती है। और मैं बार-बार अपने बच्चों को कहता हूं कि मेरे दोस्त आप लोग स्कूल कॉलेज में विजिट करो और टीचर और प्रिंसिपल से जाकर के बातें करो कि आपको हर हाल में वो 20 में 20 दे। आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा कराना हो, जैसे भी करना हो आप करना, लेकिन 20 में 20 जरूर लाना, क्योंकि यदि 100 में 20 नंबर पहले से आ जाएगा तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। टॉपर बनने का जो सपना है, दिन रात हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा, क्योंकि यदि एक नंबर उसमें कट जाएगा ना 20 नंबर में, वो प्रैक्टिकल है, वो स्कूल के हाथ में होता है। सही बात है। चलो दूसरे में बात करता हूं भाई मेरे केमिस्ट्री के। यदि इसमें एक चैप्टर होता है धातु और अधातु, कौन सा चैप्टर होता है मेरे दोस्त, इसको मैं नोट करा देता हूं, इसे आप नोट कर लेना। एक चैप्टर होता है इसमें, इसमें होता है एक धातु और अधातु, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इससे कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, लगभग 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। दूसरी पॉइंट की मैं बात करता हूँ, एक होता है इसमें धातु और होता है मेरे दोस्त अधातु। इससे जानकर के आपको हैरानी होगी कि आपको इस चैप्टर से, ये जो केमिस्ट्री का जो आपका 3rd नंबर चैप्टर है ना, इससे भी लगभग है ना 1213 नंबर का, यानी कि 12 से 13 14 नंबर का क्वेश्चन लगे ना, 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष देखने को आपके एग्जाम में मिलता है। मैं पूरी आंकड़ा निकाला हूं। कई बार हो सकता है कि इस बार अगर 12 क्वेश्चन 12 अंक का पूछा गया तो अगली बार 14 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो ये एक दो नंबर इधर उधर होता है, उससे आपको हटना नहीं है। लेकिन ये तो जानो भाई कि एक एक चैप्टर से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसमें चैप्टर होता है थोड़ा कार्बन वाला, जो कि आपको पढ़ते हो तो थोड़ी समस्या होती है। कौन होती है सर, कार्बन वाला जो चैप्टर होती है, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, उसके यौगिक वाली जो चैप्टर है, ठीक है, इसे आप अच्छे तरीकों से पढ़ लेना। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे जो है ना 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, वो हर वर्ष आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। रही बात आपके इसमें जो होती है सबसे पहला चैप्टर
रासायनिक अपक्रिया समीकरण, उसे 2-4 नंबर का क्वेश्चन आपके हर साल पूछा जाता है, वो फिक्स होता है भाई, तो वो पढ़ लेना, वो अच्छी बात है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। धातु, और उसके बाद एक चैप्टर होता है इसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अगर ज्यादा उसमें ध्यान भी नहीं देते हो ना, काम चल जाएगा। सिर्फ इतने चीजें अगर ध्यान देते हो, 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हो, यानी कि पूरी केमिस्ट्री आपको तो सिर्फ अम्ल, क्षार, लवण और धातु धातु पे ही निर्भर होती है ना, ये बात आप ध्यान रखना। अगले मेरे दोस्त मैं बात करता हूँ यहाँ से बायोलॉजी के पार्ट में। अब देखो मेरे भाई, बायोलॉजी की यदि मैं पार्ट में यदि बात कर दूं बायोलॉजी में, तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है, जिसका छठा चैप्टर आप कहते हो बायोलॉजी के अनुसार, वो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। अब मेरे दोस्तों जैव प्रक्रम है ना, अब इस जैव प्रक्रम में 4-5 चीजें आपको बताई जाती है, ठीक है, जैसे कि श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, है ना। इन सारे टॉपिक को आपको रिवीजन करना है, और इन टॉपिक से आपको जानकर के हैरानी होगी कि पूरी बायोलॉजी समझो कि समझो इसी पे निर्भर होता है। लगभग 20 से 25 मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स सिर्फ इसी से पूछ दिए जाते हैं हर वर्ष। अब मैं 20 से 25 मार्क्स यहाँ और यहाँ इतना कह रहा हूं, तो आप कह रहे हो कि सर ये तो ज्यादा नहीं बता दे रहे हो, 80 नंबर का तो क्वेश्चन पेपर ही आता है। नहीं भाई, डबल क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब आपका पेपर डबल का आ रहा है। यानी कि यदि 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर का नहीं हो रहा है, वो डबल क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब 200 नंबर का पेपर हो रहा है। और यदि 80 नंबर का पेपर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 160 नंबर का पेपर होता है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, सही बात है। तो ध्यान देना, यानी कि पूरी बात करते हो आपके 10वीं क्लास में, तो ये चैप्टर जो है प्रक्रम पे निर्भर होता है, लेकिन उसमें पढ़ना जरूर, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन होता है, इस टॉपिक को पढ़ लेना। इसी टॉपिक से घुमा घुमा कर इधर से उधर, उधर से इधर आपके पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। एक चैप्टर इसमें आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आता है आपको पढ़ने में, है ना। क्या होती है, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जीवों में जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर है ना आपका, कैसे करते हैं। इस चैप्टर को हर हाल में पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर से अगर मैं बात करता हूं कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग वही 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन नहीं, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप याद कर लेना, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मैं जो लिख रहा हूं उसे समझते जाना, आप नोट कर लेना पेन पेपर में। मेरे पास जगह का अभाव है, या मैं समझाने के चक्कर में कहीं कभी भी लिख दूंगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, सही मेरे दोस्त। अब एक होता है भाई मेरे फिजिक्स इसमें, और फिजिक्स का एक चीज बात जान करके हैरान हो जाओगे, शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि इसमें जानते हो कि भाई सब में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स का अगर यदि लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे तो पता है आपको क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से पता है। फिजिक्स का यदि लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे तो 6 नंबर मिलेगा, बाकी सबका बनाओगे तो 5-5 नंबर मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका बनाओगे तो 6 नंबर मिलेगा। और बायोलॉजी में तो एगो 5 नंबर में तो फिक्स होता है कि चित्र वगैरह तो जरूर आता है। तो चित्र में आप लिख लेना मानव, ये पाचन तंत्र का चित्र याद कर लेना, मानव मस्तिष्क का, नर जननांग, मादा जननांग, ठीक है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का जो ये चित्र होता है वो वाली, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। हृदय वगैरह का चित्र बनाने के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो आपका बायोलॉजी का टेंशन खत्म, केमिस्ट्री का टेंशन खत्म भाई साहब, हो जाएगी। रही बात आपकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो होता है ना, बहुत ही कमाल का चैप्टर होता है। कौन सा चैप्टर है नीचे कमेंट करोगे अगर आपको पता है तो, नहीं पता मैं बता देता हूं। प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि लाइट वाला जो चैप्टर है आपका, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन कहो तो, या फिर प्रकाश का परिवर्तन, ये दोनों, अपवर्तन जो होती है ना वो भी, ये प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर जो है ना आपके फिजिक्स में काफी ज्यादा योगदान निभाता है। और कहो तो पूरी फिजिक्स जो है ना वो इसी पे निर्भर ही हो जाती है ना। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलती है ना। अब ज्यादातर क्वेश्चन देखने का मतलब कि यहाँ पे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे 10 से यहाँ पे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हर वर्ष जो है देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक और कमाल की चैप्टर होती है जिसका नाम होती है विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। ये चैप्टर आप अवश्य पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आगे भी बड़ा काम का आएगा। इसमें विद्युत मोटर होता है, जनित्र होता है, आपका ओम का नियम होता है। भाई मेरे ओम का नियम तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कहता हूं कि भाई ये पढ़ लेना जरूर, आपके एग्जाम में आ जाएगा, हो सकता है वही आता है ना। तो इस बार मेरी ऐसी संभावनाएं हैं, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूं भाई मेरे की ये ओम का नियम वाला जो है ना उसको साबित करने के लिए, ओम के नियम को साबित करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन को रट लेना, ठीक है। कहोगे तो मैं सारी चीजें पे टॉपिक के अलग अलग वीडियो बना दूंगा, नीचे मेरे को कमेंट करना। जितना ज्यादा कमेंट आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा यार। क्लास को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ मेरे बच्चों को ये दिक्कत है और इसे पसंद आ रहा है ना, तो आप इसे कर दिया करो, ठीक है। यस। और एक चैप्टर होता है बड़ा प्यारा सा, बहुत छोटा सा चैप्टर होता है इसमें, ऊर्जा का स्रोत। एक होता है क्या मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप समझ जाओ, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत एक होता है, ऊर्जा का स्रोत जो होता है, ठीक है। तो स्रोत वाला जो चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, इससे लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और इसमें बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ऊर्जा का स्रोत वाला चैप्टर से। सही बात है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी होती है किसमें,
आपके साइंस में। अगले चैप्टर की बात करता हूँ, मतलब अगले सब्जेक्ट की बात करता हूँ मेरे भाई। आपका आता है सोशल साइंस, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा, मैथ भी बताने वाला हूँ, हिंदी संस्कृत वगैरह सब कुछ पे बात करने वाले, सब पे चर्चा करने वाले। यहाँ तक समस्या ये सब कुछ खत्म हो गया ना, दिक्कत परेशानी तो नहीं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ सोशल साइंस में। अब मेरे भाई ये जो सोशल साइंस होता है ना, इसमें लगभग ये 5 पार्ट में यार बट जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला बात आता है इसमें इतिहास, ठीक है। अब इतिहास 5 जब भाग में बढ़ता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार हम पढ़े क्या क्या यार, है ना। और ये भी 80 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 20 नंबर तो इसमें प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के लिए भाई अपने स्कूल में बात कर लेना अच्छे ढंग से, है ना। अब चलो इसमें एक चैप्टर है, इसमें मात्र 2 ही 3 चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें एक चैप्टर आता है मेरे भाई, पता है कौन सा चैप्टर होता है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना। यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है, इससे लगभग 12 से 15 अंक का क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में हर हाल पूछ दिया जाता है, हर हाल में, ठीक है। इस बात को बहुत ही गौर से सुनना है और इसको नोट करना है। एक आता है ना, समाजवाद एवं साम्यवाद, ये ना इसमें आप ऐड कर लेना भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है उन दोनों को कर लेना, ठीक है। आप यूरोप में राष्ट्रवाद भी लिख सकते हो, यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि ये 2 चैप्टर को मिला दिया जाए तो ये इतने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला एक और चैप्टर होता है इसमें मेरे बच्चे, क्या होता है, समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या होता है? एक होता है समाजवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। ये वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके कितने लगभग 7 से 8 या 9 या 10 नंबर तक क्वेश्चन जा सकता है ना, यानी कि 8 से 10 अंक तक का क्वेश्चन इसे भी जाता है। तो इस बात को आपको याद करके रखनी है। अगली मैं पार्ट की बात करता हूं। अब यहाँ पे पार्ट जाता है इतिहास के बाद से। इतिहास के बाद से आपको मैं समझा देना चाहूंगा, इतिहास के बाद से मैं बात करता हूँ भूगोल आता है आपका, ठीक है। भूगोल मेरे भाई, जो भूगोल होता है उसे ध्यान से देखना, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़नी है। यदि मैं इसमें सबसे पहले चैप्टर की बात करता हूं तो आपका चैप्टर इसमें है संसाधन वाला, याद करना है ना, संसाधन। और संसाधन का यूज और संसाधन के बारे में आपको अध्ययन बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि इससे आप जानकर हैरानी होगी कि केवल संसाधन वाला जो चैप्टर है ना, वो लगभग 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष देखने को मिल जाता है। कई कई बार तो 20-20 अंक का क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है, सिर्फ इसी से, संसाधन वाला चैप्टर से। सही बात है। और एक होता है इसमें पढ़ लेना सिर्फ कृषि, कृषि वाला चैप्टर है ना, कृषि वाला। तो कृषि वाला चैप्टर पढ़ोगे तो 8 से 10 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये वाले चैप्टर को सिर्फ यही पढ़ना है ना, ज्यादा को आपको इग्नोर कर दोगे, ज्यादा कोई समस्या नहीं है, झमेला नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो है मेरे भाई। मैं तो देखो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो कि ये बार बार कमेंट किए जा रहे हैं कि मेरे पास समय कम है, मैं कौन कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकूं, मैं कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करूं, तो ये उन बच्चों के लिए है। बाकी ऐसे उन बच्चों को लग रहा है कि नहीं यार इसको छोड़ के जाना चाहिए, तो जा सकते हो, है ना। उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरा बस सिद्धांत ये है भाई, 2 बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे को संतुष्टि लग रहा है कि मंटू सर जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि सच्चाई की पहचान बहुत धीरे धीरे होती है ना। मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उसकी पहचान तो तब होगी जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, इसकी पहचान तो बाद में होती है ना। तो वही बात है आपकी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी चिंतित निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है एक चैप्टर आपका लोकतांत्रिक, ठीक है, जिसे आप सिविक्स कहते हो, ठीक है। एक होता है आपका इसमें लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक बने यानी कि राजनीतिक विज्ञान, लोकतांत्रिक वाला चैप्टर। इसमें मेरे दोस्त आता है आपके चैप्टर सत्ता में साझेदारी। क्या आता है? सत्ता में साझेदारी की कार्य जो प्रणाली है, सत्ता में साझेदारी आता है ना, चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इस चैप्टर को आपको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में, इस मतलब इस सब्जेक्ट में, है ना। और एक चैप्टर इसमें आता है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, है ना, एवं संघर्ष वाला जो चैप्टर, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, लोकतंत्र यानी बस 2-2 चैप्टर इसमें से पढ़ लो, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, और जो संघर्ष वाला जो चैप्टर है वो वाली चैप्टर इसमें पढ़ लेना भाई मेरे। आपके सारे के सारे चीजें निकल करके सामने उखड़ करके चली आएंगी। इसमें अगला जो पार्ट होता है, एक होता है आपका अर्थव्यवस्था,
क्या होता है मेरे भाई, अर्थव्यवस्था में सारी के सारी चीजें आंकड़ा में जो है ना क्वेश्चन बैंक से पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर देख करके मैं निकाला हूं, ठीक है। यस, इसमें चैप्टर होता है हमारी वित्तीय संस्थाएं। क्या आती है, इसमें आता है हमारी वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं। ये वाला जो चैप्टर है मेरे बच्चे, इसे आप जरूर पढ़ लेना। इससे मैंने नहीं बताया कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सत्ता में साझेदारी के कार्यप्रणाली से लगभग 12 से 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा 8 से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इससे कितने, लोक सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इससे जो होगा मेरे बच्चे, इससे जो होगा वो लगभग 12 से 13 अंक के क्वेश्चन आपको देखने को हर वर्ष मिल जाएंगे, और इससे 8 से 10 अंक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सही बात है, ये बात आप ध्यान दे करके रखना, है ना। कुछ आंकड़ा है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1-2 नंबर, है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि इस वर्ष अगर इससे 1 नंबर ज्यादा पूछा है तो उस सब्जेक्ट से 1 नंबर कम भी हो सकता है, तो 1-2 नंबर इधर उधर होगा, बाकी सारी की सारी चीजें ये परफेक्ट है। मतलब इस आप आंकड़ा ये लगाओ कि अगर हो सकता है कि मान लो कि मैंने कह दिया कि भारत में राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद से 12 से 15 आएगा, तो हो सकता है 13 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 12 नंबर का भी आ सकता है, और 8 नंबर का भी आ सकता है, हो सकता है ऐसा। लेकिन चैप्टर वही यही रहेगा, मतलब पूछा इसी से जाएगा, है ना। भले ही किसी चैप्टर से ऊपर नीचे कर दिया जाए, मान लो इसमें से अगर 12 की जगह 10 का अंक का पूछ दिया जाए, और तो यहाँ से 8-10 की जगह इससे कहीं 12 नंबर का पूछ दिया जाए, मतलब ये चैप्टर इंपोर्टेंट्स है बहुत सारी चीजें। तो मैं बात इस पे कर रहा हूँ, ये तो इंडिकेट कर रहा हूँ भाई आपके कितने अंक के क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हमारी वित्तीय संस्थाएं से लगभग जो है ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना हर बार देखने को मिल जाते हैं। सही बात है। एक है राज्य और राष्ट्र की आय होती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अगला एक चैप्टर होते हैं राज्य एवं राष्ट्र की आय होती है। इससे भी मेरे दोस्त इस चैप्टर को जब पढ़ लेते हो तो इससे भी आपके 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, आपको हर वर्ष ऐसे ही देखने को क्वेश्चन मिलता है। सही बात है, यस। अब रही बात एक आपदा वाला चैप्टर, तो आपदा में सिर्फ पहला जो चैप्टर है ना आपदा प्रबंधन, उसे आपदा प्रबंधन को पढ़ लेना भाई मेरे, आपके 3-4 नंबर हमेशा फिक्स रहता है, उसे आपको हटना नहीं है। जो आपदा का है इस दो को ध्यान देना, इसमें एक आपदा होता है ना, क्या होता है आपदा वाला। तो आपदा का जो है ना पहला वाला जो चैप्टर है, पहला वाला आपदा, प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा। तो सिर्फ प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव जनित आपदा क्या है, सिर्फ इतना सीख जाओ। आपको पता होगा प्राकृतिक आपदा क्या है, जो प्राकृतिक द्वारा घटित हो उससे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा का मतलब होता है घटना, है ना, कोई चीजें हो जाए वहां पे, घटित हो जाए। मान लो बम विस्फोट हो रहा है, तो किसी के द्वारा बम विस्फोट ये तो मानव के द्वारा ही कराया जाएगा यार, तो क्या होगा, ये मानव जनित आपदा हो जाएगा। यानी कि मानव के द्वारा कोई घटना करा दिया गया, वो मानव जनित आपदा हो गया। जो प्रकृति के द्वारा आ गया, जैसे मानव बाढ़ आ गया, बाढ़ हमारे तुम्हारे लाने से तो होगा नहीं, है ना, तो क्या हो गया, वो प्राकृतिक आपदा हो गया। तो सीधी सी बात मेरे दोस्त बस यही है, इसको ध्यान रखना है। सही बात है। अब जो सबसे ज्यादा यार कठिन लगता है यार आपको सब्जेक्ट, उसका नाम है यार आपका मैथ्स है और पता नहीं यार मैथ्स इतनी क्यों भगते हो यार। और सबसे ज्यादा यार इजी अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स में तो यही है। अब देखो तुम यार आंकड़ा मिलाओ ना, आंकड़ा ऐसे मिलाओ, अगर मैं कुछ चीज कहूं, मैं आपसे कहूं, अब बताओ तुम देख के सोचो, सोच के देखो, मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग होगा यार तो सोचोगे आप। मैं पूरे सब्जेक्ट में सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, और कहोगे सर मंटू सर क्या ही बातें कर देते हो यार आकर के, है ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकती है। मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होता है मेरे भाई, ध्यान से तुम सुनो। अच्छा तुम्हें पता है कि भाई पूरे मैथ में कितने चैप्टर है ना, इसमें कितने चैप्टर है टोटल, तो कहोगे सर मात्र 15 ही चैप्टर है, सिर्फ 15 चैप्टर है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट तुम उठा लो मैथ के अलावा, मेरे भाई उसमें कितनी सब चैप्टर्स है उसकी था नहीं लगा सकते, वन था है, भले लिमिट कर दिया गया वहीं तक, लेकिन वो कहीं से पूछा जा सकता है। जैसे तुमको बहुत आसान लगता है ना भाई मेरे, साइंस बड़ा पढ़ते हो, देख लो उसे उठा करके 3 भाग में बढ़ जाता है, उसका 3 गो बुक हो जाता है, और साइंस से कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे। आप देख लो सोशल साइंस, उसमें 5 गो सब्जेक्ट है, और इस सबसे क्वेश्चन अंक कितना आता है, सिर्फ उससे 80 मार्क्स का ही पेपर आता है, 80 नंबर का। लेकिन इसमें 15 चैप्टर ही पढ़ना भी है, और इसमें 100 नंबर का पेपर ले लिया जाता है। सोचो 100 नंबर का पेपर ले लिया जाता है। अब बात करोगे सर हिंदी संस्कृत बड़ा आसान होता है, हिंदी आसान होता है, और अब संस्कृत आप लोग को डर लग रहा होगा। मैं पिछले कई महीनों से कहते आ रहा हूं यार कि यदि टॉपर बनना है तो भाई संस्कृत पे ध्यान देना होगा। जिस बच्चे का संस्कृत मैथ और हिंदी 3 सब्जेक्ट अगर क्लियर हुआ, 1 नंबर पे प्रायोरिटी भाई आपकी संस्कृत की, दूसरे पे हिंदी की, तीसरे पे मैथ आती है। और तुम क्या करते हो, 1 नंबर पे रखते हो साइंस, 2 नंबर पे सोशल साइंस,
3 नंबर पे मैथ। नहीं तो कुछ बच्चे इसे उल्टा कर देते हैं कि मैथ सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, 1 नंबर पे मैथ रख लो, 2 नंबर पे साइंस रख लो और 3 नंबर पे सोशल साइंस रख लो। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है भाई मेरे। 16 से 17 लाख विद्यार्थी में जब तुम्हें आगे जानी है, तुम्हें टॉपर बननी है, तो 16 से 17 लोगों की बच्चों की जो मानसिकता है, जो सोचने का तरीका है, उससे तुम्हारी तो अलग होनी चाहिए ना। अब तुम भी उन्हीं जैसे सोचोगे तो फिर तो भाई उसी जैसे हो जाओगे। तुमको भी तो अलग निकलना होगा, है ना। अब देखो हिंदी, देखो भाई हिंदी में एक पदखंड होता है, गदखंड होता है, 12-12 चैप्टर वो होता है, एक वर्णिका होता है, 5 चैप्टर वो होता है, 29 चैप्टर हो गए। उसके बाद से आपका कम से कम 10 से 15 चैप्टर जो होती है व्याकरण की होती है, निबंध उसमें पूछे जाते हैं, उसमें पत्र लेखन पूछे जाते हैं, तब जाकर के 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें सिर्फ 15 ही चैप्टर पढ़ना है। और तब कहते हो यार कि मुझे बड़ा मैथ कठिन लगता है। सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ना है और सब्जेक्ट उठा के देखो कितनी चैप्टर पढ़नी है। संस्कृत उठाओ, 15 चैप्टर, 14 चैप्टर है शायद, शस्त्रकारा वाला चैप्टर शायद लास्ट है, 14 चैप्टर है उसमें। 14 चैप्टर का अलावा भाई साहब 14, 15, 20 चैप्टर तो आपको व्याकरण की है उसकी व्याकरण की है उसकी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मैथ, मैं मैथ पे बात की भाई, जो मैथ आपको कठिन लगता है। अब इसमें मैं बात करता हूँ भाई इसके चैप्टर्स कौन सा आसान है। अब इसमें सिर्फ 3 से 4 ही चैप्टर है जो कि आप पढ़ोगे आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, बहुत इजी है। हालांकि मैं हिंदी और संस्कृत पे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको जो डर था अंदर वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे सबसे इजी मैथ्स है। इसमें लिमिटेड चैप्टर है, इसमें में सिर्फ 15 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। ये लिख कर रख दिया गया भाई 15 तुम्हारे चैप्टर है, इसी से मैं पूछूंगा, इससे अलावा नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना होगा मेरे भाई सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर यदि इसमें पाठ करोगे, सबसे पहला चैप्टर का मतलब क्या हो गया, इसमें सबसे पहले आप चैप्टर पे रखोगे मेरे अनुसार तो अब रखना त्रिकोणमिति। अब कहोगे त्रिकोणमिति सबसे कठिन होता है, ये भी मैं बात बता दूं, त्रिकोणमिति सबसे आसान होती है। आप त्रिकोणमिति वाला मेरा चैप्टर देख लेना, त्रिकोण, इसमें त्रिकोणमिति पढ़ लेना, ठीक है मेरे दोस्त। ये त्रिकोणमिति आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाओगे कि लगभग 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सिर्फ इसी चैप्टर से। आप देख लेना, देख करके ध्यान से। त्रिकोणमिति में 2 होता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आ जाता है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जिसमें 9.1 वाला एक्सरसाइज है वो वाला, और बाकी त्रिकोणमिति जो है ना 8.1 से लेकर के 8.4 तक वाला है ना। इसमें साथ बहुत सारे फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, तो लगभग 30 से 40 अंक के क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से उठा करके आपके एग्जाम में लेकर के थोप दिया जाता है कि लो भाई तुम पढ़ ले। एक होता है आपका द्विघात समीकरण वाला चैप्टर, एक पढ़ लेना इसमें, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। सिर्फ द्विघात समीकरण पढ़ लेते हो तो 10 से 12 अंक के 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी इजीली बन जाएगा। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव में ही आपको देखोगे ना तो उतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, मैं तो 10 से 12 नंबर कम कह रहा हूँ। द्विघात समीकरण उठा के देखना, मैं एक बार इंसिस्ट किया हूँ, आपको बताया था 10 से 12 को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है द्विघात समीकरण से, या चाहे बहुपद से, है ना सही बात है। तो आपका ये 10 से 12 नंबर का तो केवल ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है, तो लगभग इसमें लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इसी से पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर होता है, तुरंत बाद होता है एपी, जिसे आप लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी। क्या कहते हो? समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी केवल पढ़ लेते हो तो आपके यहां से जो क्वेश्चन लगभग 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं, सही बात है। एक मेरे आता है इसमें निर्देशांक ज्यामिति, जो सबसे इजी होता है और हमेशा पूछा जाता है, प्रथम पाद या चतुर्थांश, कोटि क्या होगा, मूल बिंदु का मान क्या होगा, ये क्या होगा, सिंपल सा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, है ना। x1 y1 का मान दिया, x2 y2 का मान दिया है, तो इसकी ए से लेके बी के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत तमाम चीजें आती है निर्देशांक ज्यामिति में। तो सिर्फ आपको निर्देशांक ज्यामिति वाला जो है ना वो आपको पढ़ लेना है, ज्यामिति, ठीक है, इसे पढ़ लेना है। इससे 5 से ये आपका इसे जो निर्देशांक ज्यामिति वाला है वो 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इससे भी बन जाता है इजीली। पहला चैप्टर तो पता ही है, पहला चैप्टर से पहले ही फिक्स होता है कि लगभग 15 से 20 अंक वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 10 नंबर तो इसमें पहले ही से फिक्स है कि जो वास्तविक संख्या है आपका पहला ही चैप्टर, इसमें अगर तुम पहला चैप्टर ले लेते हो ना वास्तविक संख्या वाली, वास्तविक संख्या और बहुपद वाला पढ़ लो भाई साहब, वही एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला, अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है ना, छांट दो, बता दो। तो ये वास्तविक संख्या वाला जो पहला चैप्टर है, इसी से आपके कम से कम तो 10 अंक ऐसे फिक्स होता है यार। और यूं जाओगे यूं करके चले आओगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए, यही तो सारी क्वेश्चन होती है।
ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या होती है, एक सांख्यिकी और प्रयक्ता होती है, जिसे पढ़ लो बस, और इसको खिल्ला खत्म कर दो, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो भाई, सारा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। एक इसमें चैप्टर पढ़ दो सांख्यिकी, सांख्यिकी की भी ज्यादा अगर प्रायोरिटी नहीं दोगे तब ये तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। या फिर प्रयक्ता, प्रयक्ता बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया, है ना। इससे भी आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इजिली देखने को मिल जाता है, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन को, तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। अब इसको देखो, समस्या का समाधान मुझे पता है यार, देखो मैं मैथ पढ़ते हो आज पढ़ते हो कल भूल जाता हूँ, मुझे पता है। तो मैंने एक चीज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, और ये हमेशा रहेगा। कल शाम 7 बजे से, कल शाम 7 बजे मतलब आज ही शाम 7 बजे से, आज शाम 7 बजे ध्यान देना, शाम 7 बजे ध्यान देना। और ये वीडियो को बाद में देख रहे हो तो समझो कि वीडियो चल चुकी है, अपलोड हो चुकी है, उस क्लास को जरूर देख लेना भाई। मेरे पूरे 500 क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। शाम 7 बजे से 500 क्वेश्चन, 500 प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ कितना, आपकी मॉडल पेपर से। अब मॉडल पेपर से क्वेश्चन मैं क्यों लेके आ रहा हूँ भाई मेरे, मॉडल पेपर से क्वेश्चन, क्योंकि मॉडल पेपर ही पूरी तरीके से बताता है आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट का निचोड़ होता है, प्रैक्टिस सेट और गेस पेपर का पूरा निचोड़ निकला होता है। नहीं होता है कि जैसे कि मान लो दूध है, उसको मथोगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, उसमें मक्खन निकलेगा। फिर मक्खन को आप तेल में जब इसको फ्राई करोगे, ये तेल में कह रहा है मतलब आग पे उस पर रखोगे किसी बर्तन में, तो उसमें से तेल निकलेगा, घी बनेगा वो, है ना, यानी कि घी निकलेगा। और जो घी निकलेगा ना, तो वही घी का काम करता है तुम्हारी ये मॉडल पेपर, और हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई मैं लेकर आ रहा हूं पूरे 500 क्वेश्चन, यानी 500 क्वेश्चन का मतलब क्या, 5 मॉडल पेपर, पूरे 500 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको बिना बात के, नॉन स्टॉप, लगातार 500 क्वेश्चन देख लेना। उस वीडियोस के पीडीएफ लेकर के, या उस क्वेश्चन को लेकर के रट जाना ऐसे तोते की तरह, तोते की तरह रट जाना भाई, जो भी मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है ये, है ना। तो ये काम कर लेना, आज शाम को ही ये क्लास चल जाने वाली है, अगर ये वीडियो सुबह मॉर्निंग में देख रहे हो तो, ठीक है। बाद में देख रहे हो तो भाई वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं डलवा दूंगा, सही बात है। चलो, तो इस बात को आप ध्यान रखे रखना। आगे बात करते भाई मेरे, आप हिंदी और संस्कृत की बात होती है। अब देखो हिंदी और संस्कृत की जो बात होती है मेरे दोस्त, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है मेरे भाई। जो तुम डरते हो और भगते हो, मैं डरते भगते नहीं हो कहता हूँ कि बड़ा आसान है, सबसे कठिन मान के चलो। अब कठिन मान के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें तुम फोकस करोगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है मैं इसे छांट के बता दूं, इसमें सारे चैप्टर से ही पूछा जाता है। यानी कि जो गद खंड का इसमें जो 12 चैप्टर है, पद खंड का जो 12 चैप्टर है, और 5 चैप्टर आपका जो वर्णिका है, ये 29 चैप्टर के साथ साथ जितने भी व्याकरण है, उन सारे व्याकरण से 2-2 अंक, 1-1 अंक, 2-2 अंक, 1-1 अंक से करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इसमें आप छोड़ के भाग सकते हो, सारे चैप्टर से पढ़ना होता है। हाँ, इसमें भी 3-4 चैप्टर है जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करता हूँ गद खंड की, तो सुन लो, मैं बोल ही देता हूँ, वैसे तो सारे चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है भीमराव अम्बेडकर वाला, दूसरा चैप्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है ना, 20 के दांत वाला, खोखा वाला, तीसरा चैप्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, भारत से हम क्या सीखे, चौथा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा चैप्टर भी पढ़ोगे तो नागरी लिपि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे को जैसा याद है ना सारे चैप्टर का नाम, भाई आपको ये तोते की तरह याद होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद पहले नंबर चैप्टर पे कौन सा सब्जेक्ट, ये पहले सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पे कौन सा पाठ का नाम क्या है, इसके लेखक क्या है, ये सबसे क्वेश्चन आता है, इसमें ढिलाई नहीं कर सकते हो यार। पद खंड में जाओगे तो उसमें जो है राम नाम बिनु बिरथे जग जनिमा, है ना, कृष्ण राधा वाला जो चैप्टर है वो वाली, रसखाना वाला जो चैप्टर है, घानानंद वाला जो चैप्टर है, जो आपके भारत माता से भारत माता वाला जो चैप्टर है, जनतंत्र का जो जन्म है, एक वृक्ष की हत्या है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ढिलाई मत करना। आप जाओगे वर्णिका वाले में पांचवा चैप्टर दही वाली मंगमा, मंगमा ये भी इससे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी इससे भी क्वेश्चन आएगा, माँ इससे भी क्वेश्चन आएगा, नगर इससे भी क्वेश्चन आएगा, धरती कब तक घूमेगी इससे भी क्वेश्चन आएगा। मतलब पांचों चैप्टर, मतलब ये 29 का 29 चैप्टर भाई इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं छांट ही नहीं सकता हूं कि मैं लोग 5 चैप्टर पढ़ लेना छोड़ देना, नहीं, इसके अलावा और इतना पढ़ोगे तो सिर्फ 50 नंबर ला सकते हो इतना ध्यान देना। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सतर्क कर रहा हूं, जगा रहा हूं, उठा रहा हूं कि भाई मेरे जो इसको इजी ले लेते हो, और ये 100 नंबर का पेपर है जो आपको टॉपर बनाएगा, और कहते हो यार हिंदी में क्या दम है, तो हिंदी में बहुत दम है हिंदी आपको हिला सकता है भाई। और सबसे बड़ा हिलाने वाला काम करता है आपका संस्कृत।
तो हिंदी, संस्कृत और मैथ्स, क्योंकि साइंस सोशल साइंस इजीली कर लोगे, सारे बच्चे पढ़ते हैं। 16 से 17 लाख विद्यार्थी में अलग बनना है तो अलग तैयारी भी होनी चाहिए, है ना। और हमें पता है यार तुम लोग तैयारी कर रहे हो, सिर्फ जगाने की जरूरत होती है ना, बताने की जरूरत होती है कि थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। कभी कभी टाइट होना पड़ता है, कभी कभी मधुर भी बनना पड़ता है ना। तो अब इस समय तो मधुर होने से काम नहीं चलेगा, बाबू भैया कह देने से काम ना चली बाबू, ये बात याद रखिए। अगर बाबू भैया हम कहते रहे तो फिर वह हाल हो जाई, ठीक बा। अंतिम समय में जब परीक्षा में जइबा कहब अरे यार ई का हो गई, है ना। तो कइला से कोनो मतलब नहीं है। अगर ये बड़ा हमार बात तहरा कड़वा भी लागत होई ना, तो ऐसे परेशान होखला के जरूरत नहीं है। भले हमार बात तहरा कड़वा लाग जाओ आज, बुरा लग जाए आज आपको, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये कहोगे कि मंटू सर उस दिन अगर मुझे जगाए नहीं होते, उठाए नहीं होते, मुझे डांटे नहीं होते तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता, उस दिन आपको एहसास होगी। तो क्या है ना कि हीरे की पहचान बाद में होती है ना, सच्ची चीजें की पहचान बाद में होती है, कि आपको क्या कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है ना। ठीक है, डन है मेरे दोस्त। तो आप करोगे यार, मुझे पता है। और मेरे मेरे सपना है कि 491 आएगा, जिस भी बच्चा को आए पूरे बिहार में 491 ही इस वर्ष आएगा। रैंक लेके आना है 1, और 1 में आपको 491 लेकर के आना है, मार्क्स को हासिल करना है भाई मेरे, 491 मार्क्स। ठीक है, संस्कृत की बात करते हैं मेरे भाई। संस्कृत में वही हाल है जैसे मैं समझाया, संस्कृत में वही हाल है। सारे चैप्टर से पूछा था, मंगलम चैप्टर पहला चैप्टर है ना, मंगलम, इससे भी पूछा जाता है। पाटलिपुत्र वैभव में इससे ही पूछा जाता है, अलस कथा इससे ही पूछा जाता है, संस्कृत साहित्य लेखिका इससे ही पूछा जाता है, भारत महिमा इससे भी पूछा जाता है ना। इन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसमें कोई छांटा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता हिंदी संस्कृत में। और यही प्रोसेस होती है मेरे भाई अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश जिससे भगते हो, भगिया मत बाबू, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लिया, क्योंकि आगे के एग्जाम में इंटर में जैसे जाओगे ना मेरे भाई, इंग्लिश की बहुत महत्ता है, बहुत महानता है, बहुत चीजें पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश में। सारे बच्चे जो है ना और सब्जेक्ट में कर लेते हैं, इंग्लिश में क्रॉस कर जाते हैं, इंग्लिश में फेल कर जाते हैं, इंग्लिश में मार्क्स नहीं उठता है। बाबू तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होनी चाहिए। अभी आपके पास मौका है, अभी इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत मौका आपके पास, है ना। अरे हम लोग उस जिले के हैं, उस राज्य के हैं जहाँ पे दशरथ महादेव यार पत्थर तोड़ के रास्ते निकाल देते, और तुम कहते हो यार इतने चैप्टर मुझे पढ़ना है, इतने दिन समय कहोगे नहीं होगा। अरे जितने बड़ा लक्ष्य लोग उतने बड़े कठिनाइयां आएंगे यार, दर्द तकलीफ दुख तो होगा ही। अब टॉपर सोचे हो कि भाई लोग तुम्हारा स्टेटस लगाए, तो इसका मतलब इतना नहीं सोए सोए हो जाएगा, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि तो आपके जैसा तो बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चों से बेहतर करना है, तो आप करोगे। अपने अंदर जुनून रखो यार। अरे याद करो ना भीमराव अम्बेडकर जी की बातें, यार उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था कि दलित परिवार के हैं, उन्होंने ऐसा काम कर दिया भाई कि उनकी बातों से हम लोग हट नहीं सकते हैं, पूरे देश के लोग नहीं हट सकते हैं, उनका बड़ी सम्मान होता है। अरे याद करो बहुत सारे महापुरुष लोग हैं जिन्हें हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं बातों से, ठीक है। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसलिए आप समझ रहा हूँ मेरी भावनाओं को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी समझा दिया भाई आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें, इसे हटना मत। देखो कुछ हो ना हो, लेकिन इन सारे चैप्टर्स को आप लोग एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना, सही बात है। यस, वो के अगर कोई डाउट, कोई परेशानियां, कोई दिक्कत है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी समस्या को जानेंगे और फिर तुरंत ही समाधान लेके आ जाएंगे जैसे लेके आते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और हमारे सभी शिक्षकों के साथ आप जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई करिए, आप बनेंगे नंबर 1, हम बनाएंगे आपको नंबर 1, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाले नहीं है। हम लोग मिल करके सारी समस्याओं को दूर करेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, अगले वाली क्लास में शाम 7 बजे से।